वेलकम जी वेलकम। जैसे कि आप जानते होंगे मेरा नाम है साक्षी और मैं आपको यहाँ पे सोशल साइंस पढ़ाती हूँ, वो भी हिंदी मीडियम में। और फिलहाल जैसे कि आप जानते होंगे कि इस चैनल पे मैंने हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 जो कि आपके मीटर में आने वाला है उसका समापन, गेम ओवर सब कुछ खत्म करके मतलब इस वीडियो मतलब इस चैनल पे उसकी पूरी वीडियो अवेलेबल है, पूरे चैप्टर की पूरी वीडियो सारी यूनिट, क्योंकि मैं यूनिट वाइज पढ़ाती हूँ। और फिलहाल जो यहाँ पे सेकंड चैप्टर है हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 5 जो आपके मीटर में आने वाला है, आज हम उसका इस वीडियो में समापन करने वाले हैं। मतलब गेम ओवर, टाटा बाय बाय उसका आज हो जाएगा, क्योंकि ये यूनिट 3 में ही इस वीडियो में, बेशक ये वीडियो थोड़ी लेंथी हो जाएगी लेकिन मैं इसमें ही समाप्त कर दूंगी। उसके बाद हम चलाएंगे ज्योग्राफी। ओके, तो यहाँ पे हमारा कौन सा चैप्टर की बात करें, जैसे आधुनिक विश्व में चरवाहे। और आज हम कौन सी यूनिट कंप्लीट करने वाले हैं, यूनिट 3 इतिहास की। इतिहास मतलब हिस्ट्री। तो इसके हम हेडिंग देख लेते हैं। वैसे मैंने आपको पिछले चैप्टर में जैसे कि उसकी एंडिंग में बताया था कि मतलब उसमें यूनिट 2 में मैंने आपको बताया था कि इंडिया में हुए लोगों के ऊपर, जो चरवाहे लोग थे उनके ऊपर अंग्रेजों ने कैसे कैसे अत्याचार करा था, फिर वो कैसे निपटे उन चीजों से, उसके बारे में बताया था। और मैंने ये भी कहा था कि अब नेक्स्ट मतलब यूनिट में हम ये देखेंगे कि कौन से दूसरे देश में होता है। वो दूसरा देश और कोई नहीं है, अफ्रीका है, जिसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो उस पर हम ध्यान देते हैं कि अफ्रीका जहाँ दुनिया की आधी से अधिक चरवाही आबादी रहती है, मतलब यहाँ पे बहुत सारे मतलब जो आधी से ज्यादा आबादी है वो चरवाही का काम करती है। ठीक है, उसके बाद पढ़ते हैं कि आज भी अफ्रीका में 2.25 करोड़ लोग रोजी रोटी के हेतु किसी न किसी तरह के चरवाही की गतिविधियों में लगे हुए हैं। मतलब रोजाना के अपने रोजाना मंद की चीजों को पूरा करने के लिए वो खासकर, जैसे मैंने बोला कि आधे ज्यादा आबादी क्या करती है, चरवाही का काम करती है, तो अपनी रोजी रोटी को पूरा करने के लिए यहाँ के ज्यादातर लोग क्या करते होंगे, चरवाही की गतिविधियां करती हैं। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ते हैं कि यहाँ पे कौन से जो कुछ जाने माने समुदाय के नाम पढ़ते हैं चरवाहों के। ठीक है, बेदोइनर्स, बर्बेस, मसाई, सोमाली, बोसान और तुर्कान जैसी जाने माने समुदाय हैं। उसके बाद हम पढ़ते हैं कि वो लोग किस तरीके के, मतलब हाँ, इसमें से अधिकतर अब अर्ध शुष्क घास के मैदानों या सूखे रेगिस्तानों में रहते हैं, जहाँ वर्षा आधारित कृषि करना बहुत कठिन होता है। जैसे कि आप जानते हैं कि सूखी जगह पे, जहाँ सूखी जमीन होगी, सूखा मतलब ऐसा मौसम होगा जहाँ पे जैसे रेगिस्तान है, वहाँ पे बारिश वगैरह नहीं होती है, वहाँ पे भी बारिश का कम है, तो वहाँ पे कौन सी फसल उगा पाओगे। तो ऑफकोर्स कोई भी फसल उगाना वहाँ पे मतलब कृषि करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता होगा। ठीक है, अब ये ऐसे सूखे की जगह पे क्यों रह रहे हैं, इसका यहाँ पे जब मैं आऊंगी तब आपको समझ में आ जाएगा क्यों वैसे सूखी जगह पे रह रहे हैं जहाँ पे कृषि करना मुश्किल है। उसके बाद हम पढ़ते हैं कि वो कौन से जानवरों के रेवड़ मतलब झुंड वगैरह रखते थे। यहाँ के चरवाहे गाय, भैंस और ऊंट, बकरी, भेड़ व गधे पालते थे, और जो उनके दूध और मांस, दूध, पशु की खाल व ऊन को बेच के अपना जो रोजाना की जिंदगी है उनको पूरा करते थे, रोजाना मरे की जरूरत जो होती है उनको पूरा करते थे। उसके बाद हम बात करते हैं कि कुछ चरवाहे व्यापार व मतलब इसको लाइन को बोलने से पहले मैं आपको लिंक करवाना चाहूंगी कि जो पिछली यूनिट हमने यूनिट 2 पढ़ी, उसमें इंडिया के बारे में पढ़ा था, जहाँ पे एंडिंग में हमने ये बोला था कि जो वहाँ के लोग थे उन्होंने अब जैसे पहले वो खाली चरवाही का काम करते थे, पर अब उन लोगों ने क्या चरवाही के साथ साथ दूसरे काम भी स्टार्ट कर दिए थे, ताकि अगर चरवाही मतलब कुछ लोग अगर उन्हें मना कर दें चरगाहों में अपने जानवर को चराने के लिए, तो वो दूसरा काम करके भी अपनी जिंदगी को जिंदगी का रोजाना का जो रोजाना मरे की जिंदगी है उसकी चीजों को पूरा कर सके। ठीक है, तो यहाँ के लोग मतलब वैसे ही पहले जैसे कि वहाँ पे कि इंडिया में खाली लोग चरवाही करते थे, यहाँ पे ऐसा नहीं है। जो चरवाहे थे वो साथ साथ दूसरे काम भी करते थे। तो कुछ चरवाहे जो थे व्यापार और यातायात से जुड़े काम करते थे, तो कुछ चरवाही के अलावा खेती के काम करते थे, और तो कुछ लोगों की चरवाही से मतलब जो होने वाली मामूली आमदनी से आमदनी होती थी, मतलब जो उनकी कुछ लोगों की जो चरवाही से, अब भाई चरवाही से कोई बहुत सारे पैसे तो आते नहीं होंगे। ठीक है, तो जो छोटी मोटी आमदनी जो उनकी होती थी उससे उनका गुजारा नहीं हो पाता था, जिसके कारण वे छोटे मोटे काम किया करते थे। मतलब यहाँ पे तीन तरह के काम करने लोग जो करते थे उसके बारे में पढ़ा, जैसे कि छोटे व्यापार करते थे, यातायात का काम करते थे, तो कुछ खेती का काम करते थे, तो कुछ क्या करते थे छोटे मोटे काम कर लिया करते थे। उसके बाद हम पढ़ते हैं कि जैसे कि आपने देखा होगा इंडिया में लोगों का मतलब जो अंग्रेज लोग थे वो इंडिया के जो चरवाहे लोग थे उन पे बहुत सारे क्या करते थे, टैक्स लगाते थे, चरगाहे सिमटने लगते थे, तो हमने उन सबके बारे में बहुत पढ़ा था। तो वैसे ही आज इन लोगों को भी, ये जो समुदाय है इनके ऊपर भी टैक्स वगैरह लगाया गया। तो अब मतलब बहुत सारे समुदाय का तो हम नाम ले लेके एक तरह से समझा नहीं पाएंगे, तो हम एक समुदाय का क्या कहते हैं उदाहरण लेके चलते हैं कि इनके साथ साथ क्या क्या हुआ, और समझ पाएंगे कि वहाँ पे क्या परिस्थिति होगी वहाँ के चरवाहों की। ठीक है, उसके बाद में हम बात करते हैं कि मसाई समुदाय की बात करते हैं। मसाई पशुपालन मोटे तौर पर अफ्रीका के निवासी होते थे, जिनमें से तकरीबन 3 लाख दक्षिणी केनिया और तकरीबन करीब 1,50,000 तंजानिया में रहते थे। मतलब जो ये लोग थे मसाई जो पशुपालन के लोग थे, ये 3 लाख जो थे वो दक्षिण केनिया और 1,50,000
तंजानिया में रहते थे। ठीक है, उसके बाद हम 3.1 स्टार्ट करते हैं कि चरगाहों का क्या हुआ। तो मसाइयों के लिए सबसे बड़ी मुसीबत हुआ करती थी कि उनके चरगाहों का सिमटना होता था। ऑफ कोर्स एक चरगाहा जो होता होगा उसके लिए सबसे बड़ी मुसीबत यही होगी कि उसके चरगाहे सिमटने लगे। तो अब औपनिवेशिक शासन से पहले मसाई लैंड का क्षेत्र उत्तरी केनिया से लेकर तंजानिया के घास के मैदानों तक वितरित हुआ करता था। मतलब ये जो मतलब एक होता है ना चरवाहों का सबसे बड़ा चरगाहा कि हाँ यहीं पे जाना है, तो उस चरगाहे के बारे में बात कर रहे हैं कि जो वो चरगाहा था वो मसाई लैंड के क्षेत्र से मसाई लैंड का क्षेत्र जो था वो उत्तरी केनिया से लेकर तंजानिया के घास के मैदानों तक वितरित था। मतलब इतना बड़ा वो क्या कहते थे उनका जो मसाई लैंड था। पर 19वीं सदी के आखिर में यूरोपीय समाजवादियों की ताकतों ने अफ्रीका को कब्जे में लेने के लिए क्या कहते हैं मारपीट करना स्टार्ट कर दी थी, मारकाट करने शुरू कर दी थी। अब वो क्यों करी होगी उसके बारे में पढ़ते हैं कि और बहुत सारे क्षेत्रों को छोटे मोटे उपनिवेशों में परिवर्तित करने परिवर्तन कर अपने वेतन में ले लिया था। मतलब जो ये लोग थे मतलब यूरोपीय जो लोग थे उन्होंने क्या कहते हैं 19वीं सदी के आखिर में यूरोप के समाजवादी ताकतों ने जो यूरोप के समाजवादी ताकत पर जो लोग थे उन्होंने क्या कहते थे मारकाट करनी शुरू कर दी थी। क्यों कर दी थी कि बहुत सारे क्षेत्रों में छोटे मोटे उपनिवेशों को परिवर्तित कर अपने नियंत्रण में ले लिया था। ठीक है, पता है कि 1885 में ब्रिटिश केन्या और जर्मनी तंजानिया के मध्य एक अंतरराष्ट्रीय सीमा खींच मसाई लैंड को 2 भाग में बांट दिया गया था। जैसे कि आपने देखा कि ये जो क्या कहते हैं मसाई लैंड उत्तरी केन्या से लेकर तंजानिया के घास के मैदानों तक फैला हुआ था। तो वही जो लोग ये ब्रिटिश लोग थे इन्होंने क्या कहते हैं केन्या से लेकर जर्मन के तंजानिया के मध्य एक अंतरराष्ट्रीय रेखा खींच दी थी और उसको 2 समान भागों में बांट दिया गया था। आगे के वर्षों में गोरे लोग जो होते थे उनको बसने के लिए बेहतरीन चरगाहों को अपने नियंत्रण में ले लिया और मसाइयों को दक्षिण केन्या और उत्तरी तंजानिया के छोटे छोटे क्षेत्रों में समेट दिया गया था। ठीक है, तो ये लोग थे ब्रिटिश लोग, भाई ये तो लोग गोरे वगैरह होते थे। तो इन्होंने क्या करा था कि आने वाले वर्षों में इन्होंने गोरे लोगों का क्या कहते हैं ना अच्छे जगहें जो थे और अच्छी जगह जो थी वहाँ पे गोरे लोगों को बसने के लिए कर दिया था। और जो क्या कहते हैं मरसाइयों को दक्षिण केन्या और उत्तरी तंजानिया के छोटे छोटे जो क्षेत्र होते थे उनमें समेट दिया गया था। ठीक है, औपनिवेशिक शासन के पूर्व मसाइयों के पास जितनी जमीन थी उसका तकरीबन 60% हिस्सा उनसे छीन लिया गया था। मतलब जो अंग्रेजों के आने से पहले का समय था जो उनके पास जमीन थी उसका 60% हिस्सा जो था अंग्रेजों के आने के बाद उनसे मतलब मसाइयों से छीन लिया गया था। ठीक है, उसके बाद 19वीं सदी के अंतिम वर्षों में ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार पूर्वी अफ्रीका में भी स्थानीय कृषकों को अपनी खेतियों के क्षेत्रफल को अधिक से अधिक फैलाने के लिए प्रोत्साहित करने लगे थे। मतलब जो 19वीं शताब्दी थी उसके अंतिम वर्षों में जो ब्रिटिश लोग थे वो मतलब जो ब्रिटिश लोग औपनिवेशिक सरकार के पूर्वी अफ्रीका में भी स्थानीय कृषकों को अपने जो खेत होते थे उनको क्या कहते हैं ना ज्यादा से ज्यादा फैलाने के लिए प्रोत्साहन करती थी। मतलब कहते थे आप ज्यादा से ज्यादा अपने जो खेत है उनको फैलाएं। जैसे जैसे मतलब जो खेत है वो मतलब फैलने लगे तो ऑफकोर्स क्या होगा जो चरगाहे होंगे, जैसे कि हमने पिछली यूनिट 2 में पढ़ा था कि क्या होता था कि उनके जो कृषि को प्रोत्साहन देते थे तो इस वजह से जो चरगाहे की जमीन होती थी उनको क्या करते थे वो कृषि की जमीन में तब्दील किया करते थे। तो वैसे ही यहाँ के लोग क्या करते हैं कि उन्होंने उन लोगों को प्रोत्साहन दिया तो फिर भाई जब जैसे जैसे खेतों का प्रसार हुआ तो वैसे ही चरगाहे की जमीन जो होती थी उसको क्या होता था उसको कृषि में बदल दिया जाता था। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं कि अंग्रेजों के आने से पूर्व मसाई आर्थिक और राजनीतिक दोनों स्तर पर अपने कृषक पड़ोसियों पर भारी पड़ते थे। मतलब जो अंग्रेजों के आने से पहले का समय था उसमें जो मसाई लोग होते थे वो चाहे आर्थिक हो चाहे राजनीतिक स्तर हो वो दोनों में ही जो अपनी कृषि मतलब जो कहते हैं ना जो कृषि करते हैं लोग उन पड़ोसियों से हमेशा आगे रहा करते थे। परंतु अंग्रेजों के आने के बाद यह समीकरण बिल्कुल विपरीत हो गया। मतलब जब अंग्रेज लोग आ गए तो अब वो जैसे ना ही आर्थिक से और ना ही राजनीतिक स्तर से जो कृषि लोग थे उनसे आगे निकल पाते थे ना उन पर भारी पड़ पाते थे। ओके, उसके बाद हम पढ़ते कि कई चरगाहों को शिकारगाह में तब्दील कर दिया गया था। जैसे कि केन्या में क्या बनाया गया था मरसाई मारा बनाया गया था, वेस्ट अम्ब्रू में नेशनल पार्क बनाया गया था और तंजानिया में सेरेंगेटी के पार्क जैसे शिकारगाह सामने आए थे। ठीक है, इन वनों में चरवाहों में शिकार मतलब चरवाहों को ना ही शिकार करने दिया जाता था और ना ही अपने जो जानवर थे उनको चराने के लिए मतलब जाने की अनुमति दी जाती थी। वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है। वैसे उसके बाद हम पढ़ते हैं कि ऐसे बहुत सारे वनों में पहले से मसाई अपने जो डोर डांगर चराया करते थे। मतलब जो पहले मतलब उनके आने से पहले जो थे उनपे जो अपने जो होते थे झुंड होते थे रेवड़ होते थे उनको चलाया करते थे। उदाहरण के लिए हम बोलते हैं कि जैसे कि
सेरेंगेटी नेशनल पार्क, जो कि आप जानते हैं कि तंजानिया में बनाया गया था। पार्क में 14,760 वर्ग किलोमीटर से भी अधिक क्षेत्रफल के चरगाहों पर कब्जा कर लिया गया था। मतलब जो सेरेंगेटी पार्क था, जैसे हमने बोला कि कई चरगाहों को शिकारगाह में तब्दील कर दिया गया था। तो जो सेरेंगेटी पार्क था उसमें 14,760 वर्ग किलोमीटर जो था, उससे वर्ग किलोमीटर से भी अधिक जो क्षेत्रफल था उसमें चरगाह को, मतलब चरगाहे को तब्दील कर दिया गया था। किसमें? सेरेंगेटी पार्क में, मतलब शिकारगाह में तब्दील कर दिया गया था। तब जब उनके चरगाहे कम होंगे तो ऑफकोर्स वो अपने जानवरों को कहाँ चरेंगे, यही इनकी दिक्कत भी हुआ करती थी। जैसे कि सबसे पहले हमने पढ़ी थी कि उनके जो चरवाहे थे वो सिमटने लगे थे, ये उनकी सबसे बड़ी दिक्कत हुआ करती थी। इसमें से क्या ही क्वेश्चन बनेंगे? देखो, मैं ये नहीं बोलती कि जो मैं क्वेश्चन बता रही हूँ वही आपके पेपरों में आएंगे, मैं बस ये बोल रही हूँ कि किस तरीके से क्वेश्चन बन सकता है। तो इसमें से कुछ नहीं बन सकता। जैसे जो ये शिकार गया, इनका नाम MCQ में पूछ सकते हैं एक तरह से। और क्या कहते हैं, जैसे कि उन लोगों का सबसे बड़ी जो मुसीबत थी वो क्या हुआ करती थी, और उनकी लाइफ क्या थी, उनकी मुसीबतें क्या थी, इस बारे में पूछ सकते हैं। और क्या ही पूछेंगे इसमें से। तो यहाँ पे एक स्लाइड हमने पढ़ ली, इसके बाद हम दूसरी स्लाइड पढ़ते हैं। अब हम सेकंड स्लाइड के बारे में बात करते हैं कि अच्छे चरगाह और जल संसाधनों में रहने के कारण उस क्षेत्र पर बड़ा दबाव पड़ने लगा जहाँ मसाइयों को धकेल दिया गया था। ठीक है, मतलब जब औपनिवेशिक शासन नहीं आया था, उसमें पहले वो पूरे देश में रहा करते थे, अब उनको एक छोटे से देश में भेज दिया गया है। तो जहाँ वो रहा करते थे अच्छे चरगाहे थे, जल संसाधन अच्छा था, और जहाँ वो रह रहे हैं वहाँ पे जल संसाधन कम है, चरगाहे अच्छे नहीं है, तो वहाँ पे ज्यादा दबाव पड़ने लगा, क्योंकि भाई सभी चरगाहों को वहाँ पे डाला गया है। तो फिर ऑफकोर्स उससे क्या परेशानी होगी वो हम आगे पढ़ते हैं कि ज्यादा चरगाही का परिणाम ये हुआ, मतलब चारा जो चराते हैं अपने पशु को, मतलब खाना जो खिलाते हैं, तो उसका परिणाम ये हुआ कि चरगाहों का स्तर गिरने लगा था। मतलब भाई पहले वो क्या करते थे, एक टाइम पे वहां रहते थे, एक टाइम पे यहाँ रहा करते थे, पर अब एक ही टाइम पे, मतलब एक चरगाहे पे हमेशा ही जो थे उनके मवेशी जानवर जो होते थे वो हमेशा ही रहा करते हैं। तो इस वजह से घास दोबारा नहीं उग पाती थी, तो क्या करने लगे थे, चरगाहों का स्तर गिरने लगा था। इसका मतलब ये होता है चरगाहों की क्या कहते हैं कमी की वजह से मवेशियों का पेट भरना, मतलब मवेशी क्या होते हैं, इनके जो जानवर होते हैं उनका जो पेट भरना होता, मतलब पेट भरना मतलब उनको जो खाना खिलाना होता था, उसकी एक बड़ी मुसीबत बन चुकी थी ये चीज। ठीक है, तो हम उसके बाद पढ़ते हैं कि 3.2 पे आ जाते हैं हम कि 19वीं सदी की चरगाहों की जो 19वीं सदी में चरगाह थे वो क्या कहते हैं, चरवाहे जो थे वो चरगाहों की तलाश में दूर दूर तक चले जाया करते थे, और एक जगह पर चारा समाप्त होने पर वह दूसरी जगह चरगाहों पर पहुंच जाते थे। परंतु 19वीं सदी में के आखिर में जब औपनिवेशिक शासन, मतलब जो भी यूरोप के ब्रिटिश लोग जब वहां पर आ गए थे के आने पर उन पर कई पाबंदियां लगाई जाने लग गई थी। मवेशियों की तरह दूसरे चरगाहों को जो दूसरे, जैसे हमने तो एक एग्जांपल लिया था ना मवेशियों का, वैसे जो दूसरे चरगाहे के जो समुदाय थे उन पे भी पाबंदियां लगाई जाने लगी थी। भाई एक पे थोड़ी ना लगाएंगे, एक से थोड़ी ना, कोई वो दुश्मनी है, वो सब पे ही लगाया गया था। तो वही चीज बोली गई यहाँ पे कि चरगाहों की तरह दूसरे जो मवेशियां एक चरवाहा समुदाय था, वैसे दूसरे चरवाहा समुदायों पर भी विशेष आरक्षित जो जगहें थी उनकी सीमाओं में कैद कर देगी कि उनके अंदर नहीं जा सकते। ठीक है, कैद कर दिया गया। अब ये समुदाय इन आरक्षित क्षेत्रों की सीमाओं को पार नहीं कर सकते थे। इन सीमाओं को पार करने के लिए उनके पास एक विशेष परमिट होना जरूरी हुआ करता था। ठीक है, जो कि आसानी से प्राप्त नहीं, मतलब मिलता नहीं था उन लोगों को आसानी से। उनके मतलब इस परमिट को पाने के लिए उनको बहुत सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ता था, उनको बड़ी तकलीफ होती थी, उन्हें कई प्रकार की बाधाओं का सामना करना पड़ता था, और उन्हें परेशान भी किया जाता था। मतलब इतनी आसानी से थोड़ी ना दे देंगे, वो परेशान किए भी दे। और अगर कोई चरवाहा बिना मतलब जो विशेष परमिट के वहाँ पे दाखिला कर देता था, मतलब वहाँ पे विशेष जो आरक्षित वन है, आरक्षित जगह है, वहाँ पे अगर बिना विशेष परमिट के अगर वो चला जाता था तो उसको कड़ी सजा दी जाती थी, ये लिखा है यहाँ पे। चरवाहों को गोरों के क्षेत्र में पड़ने वाले बाजारों में भी दाखिला नहीं दिया जाता था, और बल्कि चरवाहों को कई जगह व्यापार भी नहीं करने दिया जाता था। उसके बाद हम पढ़ते हैं कि बाहर से आए गोरे लोगों और अपने विशेष अधिकारियों ने इन चरवाहों को खतरनाक और बब्बर स्वभाव वाला माना करते थे। मतलब जो बाहर से लोग, गोरे लोग, मतलब ब्रिटिश लोग ऑफकोर्स गोरे होते हैं, तो वो गोरे लोग बोला गया है। और जो अपने विशेष शासक जो अधिकारी थे वो लोग इन लोगों को कैसे स्वभाव का मानते थे, खतरनाक और बब्बर स्वभाव का माना करते थे। उनके नजरिए मतलब उनका कहना ये था कि उनके नजरिए से ऐसे लोगों को, मतलब जो ऐसे लोग हैं, मतलब जो ये चरवाहे लोग हैं, इनके साथ जितने कम से कम संबंध हो उतना ही अच्छा है। उसके बाद हम पढ़ते हैं कि परंतु इन स्थानीय लोगों को कम संबंध
मतलब मतलब जो स्थानीय लोगों की कौन की बात हो रही है, स्थानीय लोग मतलब चरवाहियों की बात हो रही है। मतलब इसमें ये बोला गया है कि जो स्थानीय लोग थे उनसे वो कम संबंध भी नहीं रख सकते थे। क्यों नहीं रख सकते थे? क्योंकि मतलब जो उनकी मशीनों का माल था वो उठाना, सड़क बनवाना, शहर में बसने के लिए गोरे लोगों जो थे वो उनकी ही जरूरत पड़ती थी। मतलब उनकी जरूरत किसकी? मतलब जो चरवाहे लोग थे, काले लोग, उन लोगों की उनको जरूरत पड़ती थी। नहीं सरदगो ने चरवाहों का जीवन रातों रात बदल डाला। मतलब मतलब ये क्या है? इसका मतलब है कि मतलब जो उनके नए नए नियम आ रहे थे उसके कारण जो चरवाहों का जो जीवन था ना वो उन्होंने बदल डाला था। कैसे बदल डाला था कि नए प्रतिबंधों और बाधाओं की आड़ से में उन्हें यातना दी जाती थी। मतलब जो उनको नई प्रबंधें होती थी और बाधाएं होती थी उनमें उनको यातना दी जाने लगी थी। वह छोटे से क्षेत्रों में खुद को कैद सा महसूस करने लगे थे। क्यों? क्योंकि उनको बहुत छोटे, मतलब पहले वो इतने बड़े, मतलब जो पूरा शहर था वही उनका था, पर अब क्या होगा, शहर के छोटे से शहर में उनको मतलब रहने को दे दिया गया। तो अब भाई वो कैसे रह लेंगे? तो वो क्या समझते थे कि उनको क्या है, कैद कर दिया गया है, उन्हें कैद सा महसूस होने लगा। चरवाही और व्यापारिक दोनों प्रकार की गतिविधियों का प्रभाव भी पड़ा। ऑफकोर्स जैसे कि अभी हमने यहाँ पे पढ़ा कि उनको वहाँ के बाजारों में नहीं जाने दिया जाता था, कई जगह व्यापार भी नहीं करते। तो व्यापार जैसे हमने पहले पढ़ा था, इससे पहले फर्स्ट साइड में हमने पढ़ा था कि वो लोग क्या करते थे, चरवाही के साथ साथ वो व्यापार भी क्या करते थे। वैसे ही जैसे कि वो व्यापार कर रहे हैं तो उसके अब वो व्यापार तो करनी पाएंगे। जैसे हमने यहाँ पे पढ़ा कि उनको बाजार में तो जाने ही नहीं दिया जाता था, तो व्यापार भी नहीं कर पाएंगे और चरवाही भी नहीं कर पाएंगे। क्योंकि जहाँ पे उनको छोटी सी जगह पे रखा गया है वहाँ पे तो सूखा है और छोटे छोटे चरगाहे हैं, तो वहाँ पे बहुत सारे लोग हैं ना, बहुत सारे और भी चरवाहों के समूह होंगे, तो इस वजह से वहाँ पे चरवाही भी नहीं हो पा रही और ऊपर से दूसरे शहरों में मतलब दूसरे शहरों के बाजारों में भी नहीं जाने दिया जा रहा, तो वहाँ पे व्यापार भी नहीं हो रहा। तो वो दोनों चीज भी प्रभावित हुई थी, वो दोनों चीज भी नहीं कर पाते थे। ठीक है। औपनिवेशिक शासन से पहले वे चरवाहों के साथ साथ व्यापार भी कर लिया करते थे। मतलब जैसे हम जानते हैं जब वो ब्रिटिश लोग नहीं आए थे उससे पहले वो व्यापार भी करते थे और चरवाही भी कर लेते थे। परंतु औपनिवेशिक शासन के आने के बाद व्यापार हो तो समाप्त भी हो, मतलब उनका जो उनका व्यापार था वो समाप्त तो नहीं हुआ था, लेकिन एक तरीके से, लेकिन जो उनके व्यापार थे उसके ऊपर उन्होंने कई सारे उनके व्यापार पर तरह तरह के नियंत्रण जरूरी कर दिए गए थे। मतलब भाई वो नियंत्रण भी रखते थे उनकी चीजों पे और कई सारे मतलब कानून अधिकार वगैरह वो सब भी चालू कर दिए। जैसे एक तरीके से ये भी तो वही है कि परमिट लेके जाना है, परमिट के बिना तुम क्या कहते हैं वहाँ पे दाखिला नहीं ले सकते। वैसे जैसे कि मैं यहीं पे इस वीडियो को समाप्त कर रही हूँ, उसका रीजन मैं आपको ये बता देती हूँ कि जो मैंने पहली वीडियो बनाई ना, तो क्योंकि मेरे पे डिजिटल बोर्ड था नहीं कि मैं यहाँ पे टिक करूंगी और वो चेंज हो जाएगा, तो ऑफकोर्स मैं पहले वीडियो स्टॉप करती हूँ, फिर दोबारा लिखती हूँ, दोबारा से रिकॉर्ड करती हूँ। तो मैंने जब वीडियो उसको बंद करा तो मैंने देखा कि वो 14 मिनट की बन चुकी है और ऊपर से ये वीडियो, तो आपको मतलब अगर मैं पूरा बनाती तो 2 स्लाइड इसके बाद अभी और आती, तो इसलिए वो 30 आराम से 40-50 मिनट की हो जाती। तो इसलिए ज़्यादा बड़ी वीडियो ना बना के मैंने इस यूनिट को 2 भागों में तोड़ दिया है, जिसमें यूनिट 3.1 है, 3.2 है और इसके बाद जो दूसरी वीडियो आएगी उसमें 3.3 होगी, 3.4 होगी और देन ये जो है मतलब जो हमारे चैप्टर है, चैप्टर नंबर 5 ये समाप्त हो जाएगा। तो फिलहाल मैं इसको यहीं पे समाप्त कर देती हूँ। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि जैसे मैं जो ये बोलती हूँ कि ये ऐसे लिख सकते हो आप, ये ऐसा लिख सकते हो, इसका मतलब ये नहीं है कि यही आपके पेपरों में आएगा। मैं बस ये बता रही हूँ कि किस तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं, मैं ये नहीं बता रही कि यही आपके पेपर में आएगा। तो वैसे ही मैंने पहले ही बता दिया था आपको, इसमें यही बन सकते हैं कि उनके चरवाहों के जीवन पे क्या क्या प्रभाव पड़े औपनिवेशिक शासन के आने के बाद, और 1-2 क्या कहते हैं MCQ बन सकते हैं, जैसे कि जो पीछे वो जो उन्होंने जगह बनाई थी और जो देशों के नाम थे, समुदाय जो थे ज़्यादा जाने माने, उनका वो MCQ में आ सकता है और बाकी उनके जीवन पे क्या प्रभाव पड़ा वो कुछ नंबरों में आ सकता है। पर यही आएगा, मैं ये नहीं बोलूँगी क्वेश्चन किस तरीके से बन सकते हैं, बस यही बोलूँगी। और फिलहाल हम जो ये हमारे ये चैप्टर की यूनिट 3 है ये हम यहाँ पे आज इस वीडियो में समाप्त नहीं कर रहे हैं, लेकिन इस वीडियो में यूनिट 3.1 एंड 3.2 जरूर कंप्लीट कर रहे हैं और नेक्स्ट में 3.3 एंड 3.4 कंप्लीट करेंगे। और वैसे ही मैं जैसे सबके इस वीडियो में बोलती हूँ कि अगर इस वीडियो ने मतलब आपकी थोड़ी सी भी मदद करी हो, जो मैंने आपको समझा, आपको समझ में आया हो, तो इस वीडियो का लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलेगा और अपने प्यारे प्यारे से कमेंट भी कर दीजिएगा। और मैं आपके लिए ऐसी ही वीडियो हमेशा लाती रहूंगी। इसके बाद 3.3 एंड 3.4 लाऊंगी। तब तक के लिए टाटा और बाय बाय।